बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का एट्थ लेक्चर है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंजाइम्स। सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स and they are capable of catalyzing the biological reaction between the certain reactants to yield the specific product. एंजाइम्स क्या होते हैं? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और ये इस काबिल होते हैं कि ये कुछ जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको क्या करें, कैटलाइज करें और कैटलाइज करने के बाद उन्हें सर्टेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दें और फिर वो कोई ना कोई जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स या एक्शन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है? सेकंड है कैटलिस्ट। अगर एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स एंड दे आर कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग catalyzing the biological reaction between certain reactions to yield the specific products. अब कैटलिस्ट की अगर बात की जाए वो क्या होता है? आपने पहले भी पढ़ा था। कैटलिस्ट जो है वो एक्टिव केमिकल होता है विच इज़ यूज टू बूस्ट द केमिकल रिएक्शन बट इटसेल्फ वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसकी वजह से कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता बल्कि एक केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसे बूस्ट करने के लिए। सबस्ट्रेट क्या होता है? एंजाइम जो है कभी भी सेपरेटली एक्ट नहीं कर सकता। आपके बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उन्हें कोई ना कोई साइट या सबस्ट्रेट चाहिए होता है जिसके साथ वो अटैच होते हैं। जैसे ये एंजाइम है, अगर सक्रोज है, ये क्या है? आपका एंजाइम है। शुगर वो ग्लूकोज है, सक्रोज। इसके लिए सक्रेज जो है ये एंजाइम है। अब इसकी ब्रेकडाउन के लिए आपको एंजाइम की ज़रूरत होगी। वो एंजाइम क्या होगा? सक्रेज होगा। अब एंजाइम जो है, ईच एंजाइम इज़ हैविंग द सम एक्टिव साइट। ये जो कंपाउंड है, सबस्ट्रेट जो है ये एंजाइम है, तो सबस्ट्रेट वो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है ऑन विच एंजाइम एक्ट। इस एंजाइम को एक्ट करने के लिए किसी सबस्ट्रेट की ज़रूरत होगी। ठीक है जी। जैसे ये एक एंजाइम है और ये एक सबस्ट्रेट है। ये जाके इसकी जो एक्टिव साइट होगी उससे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद जो है कोई ना कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ या कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ या कोई मॉलिक्यूल ऐड हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे ये इस पे एंजाइम एक्ट करेगा, सक्रेज एक्ट करेगा और फिर ये इस प्रोडक्ट की ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट होता है वो मॉलिक्यूल होता है ऑन विच एंजाइम एक्ट। उसके बगैर जो है एंजाइम एक्ट नहीं कर सकता। सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो उसके साथ मिलके एंजाइम जो है वो अटैच होके केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। तो सबस्ट्रेट जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं ऑन विच एंजाइम एक्ट, और एंजाइम अकेले एक्ट नहीं कर सकता, सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं, सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंजाइम्स की। उस प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। वो कहते हैं कि एंजाइम आर हैविंग द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कि एंजाइम्स जो हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिएक्टेंट को इनटू मैनी प्रोडक्ट्स। एक जो रिएक्टेंट है उससे बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं इन द बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो जो एंजाइम है इज़ हैविंग द कैटालिटिक प्रॉपर्टी और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज
कैटालाइज उसके वो ब्रेक डाउन कर देगा लार्ज अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल सक्रेज जो एंजाइम है इन इट्स स्मॉल अमाउंट इजीली कैटालाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ द सक्रोज. हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व है, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन. तो इसलिए सक्रेज एंजाइम स्मॉल क्वांटिटी में बहुत सारे जो सक्रोज हैं उन्हें प्रोड्यूस कर सकता है. क्लियर है यहाँ तक कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ की. सोलिबिलिटी, एंजाइम्स जो हैं वो किस में सोल्यूबल होते हैं. सोलिबिलिटी का मतलब ये है कि एंजाइम्स की सोलिबिलिटी किस चीज़ में ज़्यादा है. तो एंजाइम्स आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल सोल्यूशन बट दे आर नॉट सोल्यूबल इन द फॉलोइंग सोल्यूशन: कंसनट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ये तीन जो कंपाउंड्स हैं इसमें एंजाइम जो है वो सोल्यूबल नहीं होता बल्कि वो क्या कर लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है. प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि वो इनमें इनसोल्यूबल रहता है, प्रेसिपिटेशन. एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी देखिए, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी velocity of the enzymatic reaction increases as the concentration of substrate increases up to the certain maximum. जैसे ही substrate की concentration increase होगी तो जो enzymatic property है वो भी क्या हो जाएगी, increase. enzymatic property क्या होगी कि वो as a catalyst act करेगा तो वो enzymatic जो reaction है वो भी fast हो जाएगा up to the certain maximum. पीएच एंजाइम के लिए पीएच कौन सी होती है, अगर एसिड जो है वो क्या कर देता है, डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एट द अल्कलाइन पीएच. अच्छा, आपके जो बॉडी है उसमें कुछ एंजाइम्स जो हैं वो किस पे, एसिडिक पीएच पे स्टेबल हैं और कुछ आपके बेसिक पीएच पे स्टेबल हैं. अगर आप एग्जांपल लें ट्रिप्सिन जो कि एक्ट करता है अल्कलाइन पीएच पे दैट इज़ अबाउट 8.57 और एसिडिक पीएच पे उसके अगर रिएक्शन हो तो वो क्या होगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा और वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, उससे आपको कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं हासिल होगा. तो इस तरह से जो एसिडिक पीएच पे स्टेबल हैं उनके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट ही ज़रूरी है, जो बेसिक पीएच पे वो स्टेबल हैं तो उनके लिए अल्कलाइन मीडियम ज़रूरी है. बेस जो है डीएक्टिवेट करते हैं एंजाइम दैट एक्ट, जैसे कि पेप्सिन है. पेप्सिन जो है ना आपके एसिडिक पीएच पे स्टेबल है, 1 to 2 उसकी पीएच है और अल्कलाइन पीएच पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर से एक्सीड हो तो उसमें इन्होंने एक चार्ट गिवन है कि ये देखें आप, एक चार्ट, ये चार्ट है इसमें गिवन, ये चार्ट गिवन है इसमें कि आपका अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 96 to 99 फ़ारेनहाइट एंड 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ रिक्वायर्ड. अगर 0 डिग्री पे होगा तो एंजाइम की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, एंजाइम विल बी इनएक्टिव. अगर 10 to 20 डिग्री पे होगा तो वेरी लिटिल एक्टिव होगा. 35 to 40 तो मैक्सिमम एक्टिव होगा एंजाइम, 35 to 40 मैक्सिमम एक्टिव होगा. 50 डिग्री पे भी वो इनएक्टिव होगा और 60 डिग्री अगर होगा तो उस पर वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन. अच्छा, अब एंजाइम को एक्ट करने के लिए मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है. द 3-dimensional structure of the enzyme permit them to recognize their substrate in a specific manner and to form an enzyme substrate complex. वो कहते हैं एंजाइम का जो 3-dimensional structure होता है, जैसे ये 3 साइड्स हैं, एक एंजाइम है उसके 3 साइड्स हैं, तो उसका अगर ये 3-dimensional जो स्ट्रक्चर्स है ये इसे कैपेबल करता है कि ये कोई भी एक्टिव साइट प्रोवाइड करे और किससे अटैच हो जाए, सबस्ट्रेट से अटैच हो जाए. ठीक है जी, जो 3-dimensional स्ट्रक्चर है एंजाइम्स का वो इसको ये फेवर देता है कि वो किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच, फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इसमें ये होता है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो ये क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा पहले स्टेप पे. ठीक है, सेकंड में ये होगा एक्टिव साइट. अच्छा, एक्टिव साइट कौन सी होती है, द बाइंडिंग टेक प्लेस बिटवीन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड अ प्लेस ओवर द एंजाइम कॉल्ड द सबस्ट्रेट साइट और द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट कौन सी होगी, वो प्लेस जहाँ पे एंजाइम जो है इज बाइंड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एक्टिव साइट.
ये क्या कहलाएगी, इसकी एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट कहलाएगी। कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट फॉर्मिंग एंड प्रोडक्ट। अब ये होगा, ये एक्टिव साइट ये हो गई, रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्टिव साइट। अच्छा, ये जो है थर्ड स्टेप था, रिलीज, कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट फॉर्मिंग ईपी। यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा, आपकी बुक में तो होगा, उतारा है ये आप लोगों ने? लिख लो, नहीं उतारा? अच्छा, ये बुक में गिवन होगा। वैसे इसमें जो है, जो ये प्रोडक्ट है, ये जो है ये एक्टिव साइट से बाइंड हो गया, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है ना, एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम, जो एंड प्रोडक्ट, ये क्या है, इससे जो एंड प्रोडक्ट बन गया, तो रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्टिव साइट, तो एंड प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होगा किस में, दो हिस्सों में वो रिलीज हो जाए, ई प्लस पी कर दे, जैसे एंड प्रोडक्ट है या एंजाइम प्रोडक्ट है, एंजाइमेटिक प्रोडक्ट है, ये भी कह सकते हैं इसको, ई और प्लस पी। इसमें ये दो हिस्सों में जो कैटेलाइज हुआ, कैटेलाइज होने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो जनरल जो रिएक्शन है वो कैसे होता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ई पी और फिर ई प्लस पी। ये एंजाइम के लिए एक जनरल रिएक्शन है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।